नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, और वो टॉपिक है बेटा बफर विलियन। लवणों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले बफर सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? बफर सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है बफर, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, और डेली लाइफ में बफर का एग्जाम्पल कहाँ होता है, क्या होता है, वो भी हम देखने वाले। ठीक है, चलिए। तो अगर बात करें बफर की, तो बफर के डेली लाइफ में बहुत ही नॉर्मल से एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा ब्लड, खून, रक्त। तो हमारा रक्त जो है वो एक प्रकार का बफर है। उसके अंदर बफर के जो कंपोजिशन में जो जो कंपोनेंट होने चाहिए वो बफर के कंपोनेंट वहां पे होते हैं, बफर का काम करता है। इसी तरह से मूत्र, यूरिन, हमारे शरीर से निकलने वाला जो मूत्र है, यूरिन है, वो भी भैया बफर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? बफर का एग्जांपल है। तो बफर के अंदर रक्त हो गया, यूरिन हो गया, ये सारे एग्जांपल आते हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन टेक्निकल इसकी परिभाषा क्या है वो भी हम एक एक करके देखने वाले। चलिए, तो हम शुरू करेंगे, और साथ ही साथ रोज की तरह आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन। मजे ही आ गए भैया। तो क्वेश्चन जितने करेंगे उतनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, सब क्वेश्चन हम करने वाले। ठीक है, चलिए। तो भर भर के क्वेश्चन है आज भी, मतलब कि हाँ भैया ये देखो भर भर के क्वेश्चन है। चल, तो हम शुरू करेंगे पहले थ्योरी पे, और थ्योरी पढ़ने के बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस को। बफर विलियन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बफर विलियन। क्लियर? चलो, अब बफर विलियन की बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल तो बता दी कि खून हो गया, रक्त हो गया, मूत्र हो गया, ये हमारे दैनिक जीवन में हमारे जो महसूस करने वाले, देखे जाने वाले जो एग्जांपल है वो है बफर विलियन की। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है? तो देखो, परिभाषा बहुत सामान्य है। ऐसा विलियन जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, या आप ये लिख सकते हो, या पीएच, ऐसा विलेन जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है या पीएच को स्थिर बनाए रखता है, तब जब उसमें जल को या अम्ल को या क्षार को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा विलेन जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। तो बफर विलेन एक ऐसा विलेन है जिसकी पीएच कांस्टेंट रहती है बेटा, बदलती नहीं। पीएच में परिवर्तन का ही विरोध करेगा। अगर पीएच को बदलने की कोशिश करोगे तो इसको अपोज करेगा, कांस्टेंट रहता है। कब? किस कंडीशन में? जब उसमें आप जल मिलाओ, या मान लो अम्ल या क्षार को एक लिमिट तक। एक बात ध्यान रखना, जल, अम्ल या क्षार को एक सीमा तक मिलाया जाता है, एक सीमा तक मिलाया जाता है। तो बफर विलियन एक ऐसा विलियन है जिसकी पीएच अम्ल, क्षार या जल को एक निश्चित सीमा तक मिलाने पर उसका पीएच क्या रहता है? स्थिर बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि हमारा मूत्र। अब सोचे आप, अगर मूत्र बफर विलियन की तरह काम ना करे तो कितनी समस्याएं हो जाएंगी। मान लो आपके मूत्र का पीएच एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्षारीय वाला हो गया, या मान लो आपके मूत्र का पीएच एकदम से बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो भैया हमारे अंगों में जलन होनी चालू हो जाएगी, हमें तकलीफ होनी चालू हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हमारे रक्त, हमारे मूत्र, उनके पीएच क्या बने रहे? कांस्टेंट बने रहे, स्थिर बने रहे, एक लेवल में बने रहे। क्योंकि अगर इनमें थोड़ा भी परिवर्तन हो गया तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे रक्त और मूत्र, इन जगहों पर पीएच का कांस्टेंट बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर यहाँ पर पीएच में परिवर्तन हो गया तो फिर आपके साथ बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। तो मूत्र और रक्त ये दोनों बफर का काम करते हैं। कब? जब इनमें थोड़ा सा जल या अम्ल या क्षार को आप इनकी थोड़ी सी मात्रा को एक सीमा तक मिलाते हो, एक सीमा तक इनकी कुछ मात्रा को मिलाते हो आप, तो ये पीएच के परिवर्तन का विरोध करते हैं। पीएच में जनरली इनमें परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं होता होगा कि कांस्टेंट रहता है, बफर विलियन की तरह काम करते हैं। अब बफर विलियन भी दो तरह के हैं। बफर विलियन भी कितने तरह के हैं? बफर विलियन भी दो तरह के हैं। बफर विलियन में एक आता है आपका अम्लीय बफर, और बफर विलियन में एक आता है आपका क्षारीय बफर। एक आता है अम्लीय बफर, एक आता है क्षारीय बफर। ठीक है, चल, तो अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो अम्लीय बफर क्या होता है? चलिए, अम्लीय बफर का मतलब होता है दुर्बल अम्ल प्लस उसके संयुग्मी
क्षार, दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मिक क्षार, मैं लिखता हूं दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मिक क्षार, दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मिक क्षार मिल करके अम्लीय बफर बनाते हैं। तो ध्यान रखना, अम्लीय बफर का मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का जो क्षार वाला भाग होता है, ये दोनों मिल करके अम्लीय बफर बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर अम्लीय बफर के अंदर एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे कि मान लो CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है और इसका संयुग्मिक क्षार क्या होता है इसका, CH3COO माइनस। तो अम्ल का संयुग्मी कौन होता है, क्षार। अम्ल क्या करता है, H+ का दान करता है, अम्ल का संयुग्मी होता है क्षार। तो अम्ल का संयुग्मी क्षार है, तो दुर्बल अम्ल उसका संयुग्मी क्षार, तो ये मिलकर के अम्लीय बफर बनाते हैं। दुर्बल अम्ल के और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। तो ये जो कार्बनिक अम्ल है, ये एक प्रकार का क्या है, दुर्बल अम्ल। कार्बनिक अम्ल और उसका जो संयुग्मी है, उसका संयुग्मी हो जाएगा HCO3 माइनस, अम्ल का संयुग्मी हो जाएगा HCO3 माइनस। तो ये हो जाएगा भैया बफर का एग्जांपल। H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। क्या है बेटा, ये भी दुर्बल अम्ल। तो फॉस्फोरिक अम्ल और उसका संयुग्मी, इसका संयुग्मी हो जाएगा H2PO4 माइनस। तो भैया अम्ल का संयुग्मी जो भी होगा, उस अम्ल के संयुग्मी के साथ में जो मिश्रण बनेगा, इसको हम बोलते हैं बफर विलयन। तो अम्ल का उसके संयुग्मी के साथ में बनने वाला मिश्रण। अब ध्यान रखना, अम्ल में भी दुर्बल अम्ल, ये ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं दूसरे पर। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखनी है, परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा बस कुछ नहीं, जो बोला है वही परिभाषा में आ जाएगा, जो बोला है वही परिभाषा में आ जाएगा। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी के साथ बना मिश्रण, दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी के साथ बना मिश्रण अम्लीय बफर कहलाता है। दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी के साथ बना मिश्रण अम्लीय बफर कहलाता है। चलो दूसरा क्या है, क्षारीय बफर। दूसरा कौन सा है, क्षारीय बफर। क्षारीय बफर किससे बनता है, तो दुर्बल क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल के मिलने से। तो अम्लीय बफर कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल उसके संयुग्मी क्षार के मिलने से। और क्षारीय बफर क्या होता है, दुर्बल क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल के मिलने से। ध्यान रखना, अम्लीय बफर बनता है दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार से, और क्षारीय बफर बनता है दुर्बल क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल से। जैसे कि एग्जांपल, चलो एग्जांपल क्या है, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया एक दुर्बल क्षार है, ध्यान रखना। और उसका संयुग्मी अम्ल होता है NH4+। क्षार का संयुग्मी अम्ल है यहाँ पर NH4+। अच्छा दूसरा एग्जांपल, मान लो आपको दे दिया NH4OH, NH4OH का संयुग्मी कौन, NH4+। ये दुर्बल क्षार के साथ में उनके संयुग्मी अम्लों से बनने वाले मिश्रण क्षारीय बफर कहलाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे परिभाषा, हम क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या आ जाएगी, दुर्बल क्षार तथा उसके संयुग्मी अम्ल के मिश्रण से बनने वाला विलयन क्या कहलाता है, क्षारीय बफर कहलाता है। क्षारीय बफर का मतलब दुर्बल क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल के मिश्रण से बनने वाला विलयन क्षारीय बफर कहलाता है। तो ये है भैया क्षारीय बफर। अब अम्लीय बफर और क्षारीय बफर दोनों के लिए कुछ फॉर्मूलाज भी है, उनके पीएच निकालने। चलो तो सबसे पहले हम अम्लीय बफर की बात करेंगे। अम्लीय बफर की बात करें तो अम्लीय बफर किससे बनता है, दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार से। तो अम्लीय बफर बनता है दुर्बल अम्ल प्लस उसके संयुग्मी क्षार के मिलने से। दुर्बल अम्ल मतलब कि उदाहरण क्या हो जाएगा, CH3COOH, और उसके संयुग्मी क्षार, क्षार क्या हो जाएगा इसका संयुग्मी, CH3COO माइनस। चलिए तो मैं यहां लिखा हूं, देखो CH3COOH, ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H+। ये है अम्ल और ये है अम्ल का संयुग्मी क्षार। तो ये क्या है, अम्ल का संयुग्मी क्षार, अम्ल का संयुग्मी क्षार हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहां तक की बात बहुत बढ़िया से क्लियर। अब हम इस विलयन के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो इस विलयन के लिए हम लिखेंगे, इस विलयन का या इस अम्ल का, तो देखो भैया अम्ल और अम्ल का संयुग्मी क्षार, इन दोनों का मिलने वाला, इन दोनों के मिलने से बनने वाला मिश्रण क्या, बफर। तो इस
अम्ल के लिए हम क्या लिखेंगे, अम्ल का वियोजन स्थिरांक बराबर क्या आ जाएगा, CH3 माइनस प्लस H प्लस डिवाइडेड बाय, मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है H प्लस, उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक क्या है CH3COOH, ठीक है। तो उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक करूं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं Ka इंटू इसका मल्टीप्लाई यहां करूं तो CH3COOH इसकी सांद्रता डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा CH3COO माइनस बराबर H प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको, चलो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूंगा, देखो तो अम्लीय बफर का एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आ गया H प्लस की सांद्रता बराबर K इंटू CH3COOH की सांद्रता डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस की सांद्रता। क्लियर। चलो अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ माइनस लॉग लेने पर, दोनों तरफ माइनस लॉग लेने पर, चलो तो यहां पे माइनस ऑफ लॉग H प्लस ले लेता हूं, यहां पे मैं माइनस ऑफ लॉग Ka CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस, ये ले लेता हूं। अब मैं काम करता हूं, इसकी जगह मैं माइनस ऑफ लॉग H प्लस की जगह क्या लिख सकता हूं, PS लिख सकता हूं, माइनस ऑफ लॉग Ka, इसकी जगह मैं PKA लिख सकता हूं, ये माइनस ऑफ लॉग अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग CH3COOH डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पीएच बराबर PKA प्लस, इसको पलट दो CH3COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3COOH, ये हो जाएगा भैया पीएच का फॉर्मूला, इसके लिए अम्लीय बफर के लिए, तो अम्लीय बफर के लिए ये हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला। चलो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पीएच बराबर PKA प्लस लॉग CH3COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3COOH। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ पीएच बराबर PKA प्लस लॉग CH3COO माइनस, ये क्या है संयुग्मिक क्षार, तो ये संयुग्मिक क्षार की सांद्रता डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा अम्ल, कौन सा दुर्बल, उसकी सांद्रता। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, वो ये कि यार यहां पर संयुग्मिक क्षार की जगह क्या मैं लवण लिख सकता हूं, सोचो थोड़ा, क्या मैं यहां संयुग्मिक क्षार की जगह लवण लिख सकता हूं, सोचो, संयुग्मिक क्षार की जगह लवण लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो ये CH3COO माइनस मुझे किससे प्राप्त होगा, देखो CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की सांद्रता यदि C है तो इससे प्राप्त होने वाला एसीटेट आयन होगा ना, तो ये जो एसीटेट आयन प्राप्त होता है वो लवण से प्राप्त होता है ना, तो लवण की सांद्रता अगर C है तो ये भी कितना मिलेगा, C मिलेगा। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि जो भी लवण की सांद्रता होगी वही उस एसीटेट आयन की सांद्रता होगी, मैं इसकी जगह लवण भी लिख सकता हूं। अगर आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि लवण इसका दुर्बल अम्ल का प्रबल अम्ल के साथ में बना लवण, तो दुर्बल अम्ल इसका प्रबल क्षार के साथ में बना हुआ लवण, तो उस लवण की सांद्रता यदि C है तो उससे प्राप्त आयन की सांद्रता भी क्या हो जाएगी C। तो ये संयुग्मिक क्षार जो प्राप्त होता है ना बेटा, ये लवण से प्राप्त होता है, तो लवण से प्राप्त होने वाला अगर एसिटेट आयन आपको दे रखा है तो अगर लवण की सांद्रता C है तो एसिटेट भी C होगा, तो संयुग्मिक क्षार की जगह आप लवण भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप संयुग्मिक क्षार की जगह, संयुग्मिक क्षार की सांद्रता की जगह आप लवण की सांद्रता भी लिख सकते हो, क्योंकि संयुग्मिक क्षार जो है ये पूरा का पूरा उतनी ही मात्रा में लवण से ही प्राप्त होता है। तो संयुग्मिक क्षार और लवण की सांद्रता क्या होती है, और ये जो लवण है इस लवण की सांद्रता क्या है, लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि तो प्रबल है ना, प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाए, अगर ये C है तो वहां पे हमको C मिल जाए, तो मैं संयुग्मिक क्षार की जगह लवण की सांद्रता भी लिख सकता हूं, दुर्बल अम्ल। बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा आपका पीएच का फार्मूला इस तरीके से। तो हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये वाला फार्मूला, मतलब कि ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।
ये दो फॉर्मूला से इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुर्बल अम्ल उसके संयुग्म क्षार के मिश्रण से बनने वाले बफर के, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अभी भी कई बच्चों को मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे डाउट होगा, डाउट है ना। चलो मैं इस डाउट को क्लियर करता हूँ। देखो मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया कि CH3COOH, समझना बेटा ध्यान से, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई NaOH के साथ, तो क्या बन गया CH3COONA प्लस वाटर। समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए आपको मैंने ये एग्जांपल देखा, अगर इसकी मात्रा एक है, इसकी मात्रा एक है, तो एक अम्ल से एक क्षार, मान लो मैं दोनों कितना दे रहा हूं आपको, 1:1 में दे रहा हूं, दोनों के मोलों की संख्या का अनुपात 1:1 है। मान लो अगर दोनों 1:1 है तो इसके 1 मोल, इसके 1 मोल से क्रिया करेंगे और इसके कितने बनाएंगे, इसके 1 मोल बनाएंगे, ये भी कितना 1 मोल, शुरुआत में क्या होगा 0 0। अगर मान लो मैं ये देता हूं कि प्रारंभ में आपको इसके 1 मोल, इसके 1 मोल दे रखे हैं, तो इसके कितने बनेंगे लवण के 1 मोल, और अंत में कितने प्राप्त होंगे, अंत में 0 और 0। तो हमेशा ऐसा होता है कि भैया जब इन दोनों के बराबर अनुपात में मोल क्रिया करेंगे तो केवल और केवल विलयन में क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। अगर दुर्बल अम्ल और क्षार के अगर मान लो बराबर बराबर मोल क्रिया करें तो विलयन में केवल क्या प्राप्त होगा, विलयन में केवल लवण प्राप्त होगा, विलयन में लवण प्राप्त होगा। और ये जो लवण है वो किससे बन रहा है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बन रहा है ना। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला लवण ये है। तो अगर आपको इसका पीएच निकालना हो तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए विलयन के पीएच को निकालने का होता है। तो यहाँ पे आपको पीएच निकालने के लिए लवण वाले जो फॉर्मूला है ना वो लगाने बेटा। यहाँ पे जब आप पीएच निकालोगे तो यहाँ पीएच निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो लवण वाला इस्तेमाल करना, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। क्यों, क्योंकि इसके 1 मोल से पूरी तरह से क्रिया करेंगे और फाइनल इसके 1 मोल बनेंगे, ये 0 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको विलयन में केवल केवल लवण मिलेगा, तो लवण का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लो आपको मैंने ये देखा है, समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। मान लो आपको मैंने देखा कि ये 2 मोल दे रखा है, ये 1 मोल दे रखा है, तो प्रारंभ में मैंने क्या लिया, इसके 2 मोल ले रखे हैं, इसके 1 मोल ले रखे हैं, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल क्रिया करेंगे, बताओ अंत में कितने बचेंगे, बताओ। अगर आपने इसके 1 मोल ले रखे हैं, इसके 2 मोल ले रखे हैं, तो इसके 1 में से इसका 1 क्रिया कर जाएगा, 2 में से 1 क्रिया कर गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 1 मोल रह जाएंगे। तो 1 में से 1 क्रिया कर जाएगा तो 2 में से 1 चलेगा तो 1 बचेगा, और 1 का 1 पूरा क्रिया कर जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, ये 0 मोल बचेंगे। अच्छा, इसके 1 मोल से 1 मोल क्रिया कर रहा है, तो अगर ये 1 मोल दे रखा तो ये बनेगा भी कितना, ये भी 1 मोल बनेगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, इस वाले अभिक्रिया के अंदर अम्ल भी मिश्रण में उपस्थित है, दुर्बल अम्ल, और लवण भी मिश्रण में उपस्थित है, मतलब कि अम्ल भी है और उसका संयुग्मी क्षार भी मिश्रण में उपस्थित है। तो ऐसा विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी क्षार दोनों उपस्थित हो, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बफर। तो ये क्या बन चुका है बेटा, बफर मिश्रण बन चुका है। तो अब ये बन चुका है बफर मिश्रण। तो अब यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अम्लीय बफर वाला। तो ध्यान रखना, अम्लीय बफर का फॉर्मूला को तब लगाना है जब बफर वाला मिश्रण बनता। कैसे यहाँ पे बफर बन रहा है, क्योंकि ये है दुर्बल अम्ल के 1 मोल बच गए मिश्रण में, और उसके संयुग्म के भी 1 मोल बच गए। तो जब दोनों के 1 1 मोल बचेंगे, मिश्रण के अंदर दुर्बल अम्ल भी होगा, उसका संयुग्म भी होगा, दोनों होंगे, तो बफर का निर्माण होगा, तब आप पीएच का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, ये 0 बच रहा है, ये 0 बच रहा है, तो भैया केवल और केवल मिश्रण में 1 मोल ही हो। जब मिश्रण में केवल और केवल 1 मोल होगा ना, तो अब केवल और केवल लवण उपस्थित, तो लवण वाला ही पीएच का फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल और, सर एक एग्जांपल और दे दो। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा H2CO3, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल, ये एक दुर्बल अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल है। इसकी क्रिया मान लो मैंने करवा ली NaOH के साथ, इनके आपस में क्रिया करवाने पर बनता है, इसका H+ निकलेगा, इसका OH- निकलेगा, H+ और OH- निकल जाएंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, अब देखो यहां से H+ निकलेगा तो क्या आएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा, ये लवण बन जाएगा। तो ये है आपका दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल से प्राप्त होने वाला ये क्या है, आपका लवण। अब सुनना बेटा बात ध्यान से, ठीक है। मान लो अगर प्रारंभ में आपको इसके 3 मोल दिए जाते हैं और इसके आपको दिए जाते हैं 2 मोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, 0 0 होगा, लेकिन अंत में रिएक्शन के बाद, अंत में जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद की बात करें तो इसके 2 मोल से इसके कितने क्रिया करेंगे, 2 ही क्रिया करेंगे भाई। इसके 1 मोल से क्रिया करने वाले हैं 1 मोल, तो इसके 2 मोल से इसके कितने क्रिया करेंगे, 2 क्रिया करेंगे। 3 में से 2 चलेगा तो कितना बचेगा,
1 मोल बचेगा, मतलब कि अंत में इसके 3 में से 2 मोल क्रिया कर जाएंगे तो 1 बचेगा। अच्छा, इसके 2 मोल के 2 मोल पूरे क्रिया करेंगे तो यहाँ पे 0 मोल बचेगा, और इसके 2 मोल से बनने वाले भी कितने होंगे, 2 मोल। 1 से बनता है 1, तो 2 से कितना बचेगा, 2 से 2 मोल बचेगा। सीमांत अभिकर्मक वाला कॉन्सेप्ट लगाना, इन दोनों में से सीमांत अभिकर्मक कौन है, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये पहले समाप्त हो जाएगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा वो 0 बचेगा। अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल क्रिया करता है तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल क्रिया करेंगे, 3 में से 2 क्रिया करेंगे तो 1 बचेगा, इसके 2 में से 2 पूरे क्रिया करेंगे तो सीमांत अभिकर्मक 0 है। और सीमांत अभिकर्मक के आधार पर ही उत्पाद कितना बनता है वो देखेंगे। अगर ये 1 है तो इससे 1 बनेगा, ये अगर 2 है तो इससे 2 बनेगा। इसका मतलब मिश्रण में क्या क्या पड़ा हुआ है, इसका मतलब मिश्रण में दुर्बल अम्ल के 1 मोल और दुर्बल अम्ल से प्राप्त होने वाला जो संयुग्मी है उस संयुग्मी HCO3 माइनस के 2 मोल। तो क्लियर हो गई बात कि भैया जब भी मिश्रण में दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी HCO3 माइनस के 2 मोल हो तो भैया ऐसा मिश्रण कहलाता है बफर। ये क्या बन चुका है बेटा, ये बन चुका है यहाँ पर आपका बफर। क्या बन चुका है, बफर। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो H3PO4 प्लस NaOH ये बनाता है NaH2PO4 प्लस वाटर। मान लो कोई रिएक्शन कर रखी है, ठीक है। ये है आपका दुर्बल अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, राइट। चलो, तो मान लो प्रारंभ में आपको इसके दे रखे जैसे कि 4 मोल दे रखे, कितने रखे, 4 मोल, और इसके भी आपको दे रखे 4 मोल। ये प्रारंभ में आपके पास कितना है, 0 0। ये प्रारंभ में आपके पास कितना है, 0 0। अंत में इसके कितने बचेंगे, देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल क्रिया करता है तो इसके 4 मोल से इसका कितना क्रिया करेगा, 4 क्रिया करेगा, मतलब कि ये भी 0 बचेगा और ये भी 0 बचेगा। तो यहाँ पे एक चीज गौर करो, मान लो अगर प्रारंभ में इन दोनों के 4 मोल मान लो दे रखे, अगर दोनों के 4 दे रखे, इसके 1 से इसका 1 क्रिया करता है तो इसके 4 से इसका 4 क्रिया करेगा, दोनों के 4 मोल क्रिया कर जाएंगी तो शेष कितना बचेगा, 0 0 बचेगा। और आपको ये बात अच्छे से बताया कि इसके 1 मोल से इसका 1 क्रिया करता है तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, ये क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अब बताओ मुझे मिश्रण के अंदर क्या ये मिश्रण बफर बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलो लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, क्या मैं इसको बफर मिश्रण बोलूंगा, बताओ क्या मैं इसको बफर मिश्रण बोलूंगा। ये बफर मिश्रण नहीं है, बफर विलयन नहीं है। क्यों, क्योंकि अब विलयन में केवल और केवल क्या बचा है, केवल और केवल लवण बचा हुआ है। और अगर यहाँ पर केवल और केवल लवण बचा है तो पीएच निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा ना वो भी लवण वाला लगेगा। कौन से लवण वाला, जो कि हमने कल पढ़ रखे हैं, दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार से मिलकर के बने जो लवण है उसके पीएच का फॉर्मूला। इसका मतलब ये बफर नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 बातें बेटा, 2 चीजें यहाँ पे बच्चों को 2 तरीके से चीजें समझ में नहीं आ सकती। या तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बफर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, दुर्बल अम्ल की कुछ मात्रा है या नहीं और उसके संयुग्मी की कुछ मात्रा है या नहीं। उसके संयुग्मी की मात्रा किससे आती है, लवण से आती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी होता है ना, संयुग्मी की सांद्रता वही होती है लगभग जो कि उसके लवण की सांद्रता होती है, लगभग उतनी होती है। तो भैया ध्यान रखना, अगर दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी की दोनों की कुछ कुछ मात्रा उपस्थित है ना तो दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दुर्बल अम्ल तो 0 मोल बचा है और यहाँ पे लवण बचा है 1 मोल। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अम्ल तो है ही नहीं मिश्रण में, केवल और केवल लवण है, तो फॉर्मूला भी जो लगेंगे पीएच के वो लवण वाले लगेंगे। यहाँ देखो पहले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे जब रिएक्शन की तो भैया अम्ल जो है वो 1 मोल बचा है और लवण जो है मतलब कि इसका संयुग्मी जो है लवण से संयुग्मी प्राप्त होता है वो 2 मोल बचा है। जब दोनों ही कुछ कुछ बचे हैं तो भैया बफर का निर्माण होता है। तो एक तो समस्या ये हो सकती है बच्चों की कि सर बफर कैसे बनता है वो पता नहीं चल रहा है, बफर हो गए। दूसरी समस्या यहाँ पे रस समीकरण मिति की हो सकती है, कई बच्चों को रस समीकरण मिति समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सीमांत अभिकर्मक निकालना और उससे पता लगाना कि कौन कितना क्रिया करेगा। इन दोनों में से जो भी सीमांत अभिकर्मक होगा उसी के आधार पर दूसरा अभिकर्मक कितना क्रिया करेगा वो पता चलेगा और उसी के आधार पर उत्पाद कितना बनेगा वो पता चलेगा। इस अभिक्रिया के अंदर ना तो माफ करना, इस अभिक्रिया के अंदर ये भी सीमांत है क्योंकि ये भी 0 बचता है, ये भी सीमांत है क्योंकि ये भी 0 बच रहा है। तो सीमांत का मतलब होता है जो अभिक्रिया के दौरान शेष नहीं बचता, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, दोनों में से कोई भी शेष नहीं बचता। और अगर दोनों में से कोई भी शेष नहीं बचता तो दोनों ही किसमें आएंगे, सीमांत। मतलब कि उत्पाद कितना बनेगा वो आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप बात करें, देखो NaOH 2 मोल है, H2CO3 3 मोल है, 2/1 सीमांत कैसे निकालते हो, दिए गए मोल बटा रस समीकरण में 2, दिए गए मोल बटा 1, ये वाली संख्या बड़ी, ये वाली संख्या छोटी, जिसकी संख्या छोटी आएगी वो हो जाएगा सीमांत। और सीमांत के आधार पर ही हम बताएंगे कितना क्रिया करेगा, सीमांत के आधार पर ही हम बताएंगे कितना बनेगा। अगर ये 2 मोल है
तो 2 मोल से कितना क्रिया करेगा, तो 1 से 1 करता है तो 2 से 2 क्रिया करेगा, 3 में से 2 चले गए तो 1 बचेगा। सीमांत है तो सीमांत में 1 से 1 बनता है तो 2 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, मतलब कि 2 बन रहा है और इसका 1 बच रहा है, तो ये मिश्रण बन जाएगा बफर। इस तरह से हम बफर के बारे में बात कर सकते हैं। बफर के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, ध्यान रखना है, बफर के लिए फॉर्मूला लगाने हमको ये वाला। आप संयुग्मिक क्षार की सांद्रता लिखो या लवण की सांद्रता लिखो, ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों की सांद्रता लगभग लगभग हम क्या लेते हैं, समान ही लेते हैं। लवण से ही प्राप्त होता है संयुग्मिक क्षार। देखो ये लवण है तो ये अम्ल, अम्ल का संयुग्मी कौन होता है, CH3CW माइनस, यहाँ पे तो ये CH3CW माइनस कहां से प्राप्त हो रहा है, इस लवण से प्राप्त हो रहा है। तो भैया संयुग्म में जो प्राप्त होता है वो लवण से ही प्राप्त होता है, लवण से ही ये संयुग्म में प्राप्त हो रहा है। समझ रहे मेरी बात, ये ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं, ये था अम्लीय बफर, क्या था ये अम्लीय बफर। अब अम्लीय बफर के बाद अब हम बात करेंगे क्षारीय बफर की। किसकी बात करेंगे बेटा, क्षारीय बफर की। चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हम उसको भी यहाँ पर डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो क्षारीय बफर का मतलब होता है दुर्बल क्षार प्लस उसके संयुग्मी, दुर्बल क्षार प्लस उसके संयुग्मी अम्ल के मिलने से, इन दोनों के मिल करके बनने वाला जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय बफर। क्या बोलते हैं, क्षारीय बफर। चलो जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है आपका अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया, अमोनिया का संयुग्मी, अमोनिया का संयुग्मी हो जाएगा NH4 प्लस। क्षार कौन होता है, क्षार वो होता है जो H+ को ग्रहण करता है, अगर ये H+ को ग्रहण करेगा तो अम्ल में बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में NH4 प्लस। इन दोनों की जोड़ी जो होगी ना, ये बनाएगी क्षारीय बफर को, इसको बनाएगी क्षारीय बफर को। चलो अब ये काम कैसे करता है बच्चों, आ जाओ समझते हैं। तो ये NH4 काम कैसे करता है देखो, इसको मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो NH3 प्लस H+, ये क्या बनेगा NH4 प्लस। संयुग्मी तो ऐसे ही बनाओगे ना, अगर ये क्षार है तो क्षार का संयुग्मी क्या होता है, अम्ल होता है। संयुग्मियों के बीच में किसका अंतर होता है, एक H+ का अंतर होता है। क्षार जब एक H+ को ग्रहण करेगा संयुग्मी अम्ल बनेगा, तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपके संयुग्मी है। क्या है, संयुग्मी है। समझ रहे हो बात। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अगर इस क्षार के लिए मैं अगर इस क्षार के लिए, अच्छा कई लोग इस अभिक्रिया को ऐसा भी लिखते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कई लोग पता है इस अभिक्रिया को ऐसा भी लिखते हैं, ये देखो कई लोग इस अभिक्रिया को ऐसा भी लिखते हैं, NH3 है, NH3 पानी में NH4OH बनाएगा। कई लोग अमोनिया को, अमोनिया के विलयन में NH4OH क्षार की तरफ, तो इस क्षार को हम ऐसा भी लिखते हैं, कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, तो मैं वो भी बताता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ। तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, अमोनिया को जब पानी में मिलाओगे तो क्षार ही बनेगा। तो कई लोग क्षार का मतलब, अमोनिया का क्षार मतलब कि ये वाला, क्योंकि अमोनिया जब पानी में जाएगा तो NH4OH बनाएगा। तो कई लोग अमोनिया के क्षार का मतलब वो भी समझते हैं, ठीक है। तो आप अमोनिया की बात करो या इसकी बात करो, एक ही मतलब है। तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। तो अगर ये लिखा है तो पानी में जाने पर क्षार क्या देगा, NH4 प्लस और OH माइनस। चलो तो इस क्षार के लिए हम क्या लिखेंगे, क्षार का वियोजन स्थिरांक Kb, Kb क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय क्रियाकारक की सांद्रता। अच्छा इसको मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक करूं तो Kb के अंदर इसका गुणा हो जाएगा, तो Kb डिवाइडेड बाय अमोनियम, नीचे आ जाएगा अमोनियम, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं OH माइनस की सांद्रता, ऐसे हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया ये, ओहो चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इसको लिखूंगा, मैं इसको यहीं पे लिखूंगा। चलो OH माइनस की सांद्रता, मैं काम करता हूँ, चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर की तरफ लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, OH माइनस की सांद्रता बराबर Kb इंटू NH4OH बटा NH4 प्लस, NH4 प्लस, राइट। इस फॉर्मूले को मैंने वहां लिख दिया। अच्छा दोनों तरफ माइनस लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या ले लो, माइनस लॉग, यहाँ माइनस लॉग ले लो, यहाँ माइनस लॉग ले लो,
ऐसे तसल्ली से अगर फॉर्मूला निकालोगे ना तो आ जाएगा, फॉर्मूला बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग OH हम क्या लिख सकते हैं, POH। बहुत बढ़िया। माइनस ऑफ लॉग KB ये हो जाएगा PKB। माइनस ऑफ लॉग यार माइनस ऑफ लॉग डिवाइडेड बाय NH4 प्लस, राइट। चलो, तो यहां से हम लिख सकते हैं POH बराबर PKB माइनस, इसको पलट दो, इसको पलट दो, इसको पलट दिया तो ये हो जाएगा प्लस लॉग NH4 प्लस ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय NH4OH नीचे हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका POH का यहाँ पर फॉर्मूला। क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर POH का ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम POH ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इस फॉर्मूला को नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो फटाफट। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमने कर ली, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, देखो हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, POH PKB प्लस log NH4 प्लस डिवाइडेड बाय NH4OH। ये हमारे पास एक फॉर्मूला चुका। ठीक है, अब देखो यार एक चीज ध्यान से सुनो, इसका संयुग्मी कौन है, NH4 प्लस। क्षार का संयुग्मी कौन होता है, NH4 प्लस। इसका मतलब NH4 प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, संयुग्मी। इसका मतलब NH4 प्लस को मैं लिख सकता हूँ क्या, संयुग्मी। ये आ जाएगा संयुग्मी। और नीचे वाला कौन है, क्षार, तो नीचे वाला आ जाएगा क्या, क्षार। कौन सा, दुर्बल। तो नीचे दुर्बल क्षार की सांद्रता आ जाएगी और ऊपर वाला आ जाएगा क्या, संयुग्मी। क्षार का संयुग्मी कौन होता है, अम्ल। तो संयुग्मी अम्ल की सांद्रता ये आ जाएगी। क्लियर। चलो, तो ये बन गया भैया यहाँ पे एक फॉर्मूला। क्या बन गया यहाँ पे, एक फॉर्मूला। अच्छा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संयुग्मी हमको किससे प्राप्त होता है, लवण से। देखो हमको संयुग्मी हमेशा किससे प्राप्त होगा, संयुग्मी जो भी होगा वो हमको लवण से प्राप्त होगा, संयुग्मी लवण से। चलो, यहाँ पे भी हमको संयुग्मी किससे प्राप्त होगा, लवण से। चलो, कैसे प्राप्त होगा लवण से, आ जाओ देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा NH4C, ये क्या है, ये एक लवण है। इस लवण से मुझे क्या मिलेगा, देखो NH4 प्लस और Cl माइनस। तो लवण से प्राप्त हो रहा है हमको क्या, संयुग्मी। तो ये जो संयुग्मी प्राप्त हो रहा है, इसका जो संयुग्मी प्राप्त हो रहा है वो हमको इसके किसी लवण से प्राप्त हो रहा है। तो आप इस संयुग्मी की जगह क्या लिख सकते हो, लवण भी लिख सकते हो। संयुग्मी का उसके प्रबल अम्ल के साथ बनने वाला लवण, तो ये आ जाएगा प्लस लॉग लवण की सांद्रता डिवाइडेड बाय दुर्बल क्षार की सांद्रता। इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को देखते हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि NH4OH प्लस HCl, ये बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O। एक एग्जाम्पल से हम इसको डिटेल में समझते हैं। चलो, मान लो प्रारंभ में मैंने आपको इसके 2 मोल दिए और इसके भी मैंने आपको दिए 2 मोल। प्रारंभ में हमने दोनों के 2-2 मोल दिए। शुरुआत में कितना कितना, 0-0। अच्छा, अंत में तो अब रस समीकरण में लगाएंगे। अगर इसके 1 मोल है तो 1 मोल से इसका 1 मोल क्रिया करता है, तो इसके 2 मोल से इसके कितने क्रिया करेंगे, 2 मोल क्रिया करेंगे। इसके 1 से इसका 1 क्रिया करता है तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल क्रिया करेंगे। मतलब कि इसके अगर 2 मोल क्रिया करेंगे तो ये 0 बचेगा और इसके 2 मोल क्रिया करेंगे तो ये भी बचेगा 0। अगर इसके 2 मोल से इसके 2 मोल क्रिया कर गए तो भैया दोनों कितना रहेगा, 0-0 रहेगा। और ऐसी कंडीशन में ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 मोल। तो 2 मोल अम्ल और क्षार के मिलने से 2 मोल लवण बनता है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको मुझे बताना है क्या ये बफर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। क्या इस मिश्रण को हम बफर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बफर का मतलब होता है क्षार और उसके संयुग्मी जो उसके लवण से प्राप्त हो रहा है, प्रबल अम्ल के साथ क्रिया से बनने वाले लवण से जो प्राप्त हो रहा है, क्षार और उसका संयुग्मी, इन दोनों का अगर मिश्रण विलयन में उपस्थित है, इन दोनों की मात्रा अगर किसी मिश्रण में उपस्थित है तो हम बोलते हैं भैया बफर। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं है। अब विलयन में केवल और केवल क्या है, लवण है, मतलब कि इसको हम बफर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे पीएच का जो फॉर्मूला लगेगा वो वही लगेगा जो कि लवण वाला फॉर्मूला लगा है। कौन से लवण वाला, दुर्बल क्षार और उसके प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण। चलिए, एक यहाँ पर कंडीशन और लेके चलते हैं। मान लो अगर आपको ये दिया होता NH4OH प्लस HCl, ये मिलकर के बनाते हैं NH4Cl प्लस H2, ये बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको प्रारंभ में इसके आपको दे रखे हैं, मान लो आपको प्रारंभ में इसके दे रखे जैसे कि 5 मोल दे रखे और इसके आपको दे रखे मान लीजिए जैसे कि
3 मोल दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये बताया कि 3 मोल दिए गए मोल में अगर रस समीकरण में गुणांक का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, दिए गए मोल में अगर रस समीकरण में गुणांक का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। 3 और 5 में छोटा कौन है? 3 है, 3 छोटा है ना, 3 और 5 में छोटा कौन है? 3 है। और रस समीकरण में गुणांक का भाग लगाया, मोल के अंदर रस समीकरण में गुणांक का भाग लगाया तो 3 है, 5 है। दोनों में से छोटा कौन है? 3। जो छोटा है वो क्या हो जाएगा? सीमांत। और सीमांत वाला जो है उसके आधार पर ही हम बताएंगे कि ये क्रिया कितना करेगा और वो बनेगा कितना। तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, सॉरी माफ करना, सीमांत वाले के 1 मोल से 1 मोल क्रिया करता है, तो 3 मोल से इसके कितने क्रिया करेंगे? 3 क्रिया करेंगे। 5 में से अगर 3 क्रिया करेंगे तो कितने बचेंगे अंत में? 2 मोल शेष बचेंगे। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल क्रिया करता है, तो इसके 3 मोल से इसका 3 मोल क्रिया करेगा। तो 5 में से अगर 3 चलेंगे तो 2 बचेंगे, ये तो 3 पूरा क्रिया करेगा तो ये 0 मोल बचेंगे। चलो ये कितना बचेगा? आ जाओ, शुरुआत में कितना था? 0 0। ये कितना बनेगा इसकी बात करेंगे, ये कितना बनेगा वो भी हम सीमांत से निकालेंगे। अगर इसके 1 मोल देखें तो 1 से अगर ये 1 बनता है तो 3 से ये कितना बनेगा? 3 से ये बनेगा 3, 3 से बन जाएगा ये क्या? 3 बन जाएगा। बात समझ में? अब देखो, लवण के भी 3 मोल है और क्षार के भी 3 मोल है, क्षार के भी, क्षार के 2 मोल, क्षार भी बचा हुआ है और उसका लवण भी बचा हुआ है। तो लवण और क्षार, तो दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ में क्रिया करने से बनने वाला लवण, तो दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करने से बनने वाला जो लवण है, दोनों की कुछ कुछ मात्रा है। जब दोनों की कुछ कुछ मात्रा होगी तो इससे बनने वाला मिश्रण क्या कहलाएगा? बफर कहलाएगा। कितना क्या कहलाएगा बेटा? बफर कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? बफर। ये हमको ध्यान रखना है। अब इस बफर विलयन के लिए पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है वो हमको पता है। पीओएच का फॉर्मूला होता है क्या? ये वाला। तो ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ये ध्यान रखना है हमको। क्लियर यहां तक की बात? चलिए, तो अब आते हैं हम आगे की बात पे, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये है भैया आपका पूरा का पूरा क्या? बफर। अब हम आते हैं भैया क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको करवाना चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको करने की ट्राई करो। करो इसको, कर इसको। क्या लिखा है देखो, निम्न में से कौन से संगत आयतन अनुपातों में 0.1 m और NH4OH विलयन तथा 0.1 m HCl विलयन को मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणामी विलयन बफर विलयन के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखो क्या क्या रखा है? NH4OH प्लस दूसरा क्या रखा है? HCl। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? देखो, इसका H प्लस उसके OH माइनस से मिलेगा तो ये बनेगा वाटर। NH4 प्लस Cl माइनस से मिलेगा तो NH4Cl बनेगा पक्का। तो ये बन गया आपका क्या? लवण। और ये है आपका क्या? दुर्बल क्षार। बहुत बढ़िया। चलो अब हमें क्या बोला है कि दुर्बल क्षार का हमको क्या दे रखा है? 0.1 कैपिटल M। ठीक है, और HCl का क्या दे रखा है? 0.1 कैपिटल M। ठीक है, और आपको इनके आयतन कितने हैं? संगत अनुपात, संगत आयतन अनुपात में हमको इनको मिलाना है। तो वो आयतनों का अनुपात क्या हो जिससे कि क्या बन जाए? बफर का निर्माण हो जाए। तो हमें प्रश्न बोला गया है कि इन दोनों को हम किस आयतन में मिलाएं जिससे कि बफर विलयन का निर्माण हो जाए, ये हमको बताना। चलो ऑप्शन ए की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या देखा? 1:1। ये बोला इसको 1 लीटर मान लो, तो मान लो इसका 1 लीटर और इसका भी कितना? इसका भी 1 लीटर। अगर मान लो ऑप्शन ए को अगर मैं सही मानता हूँ, क्या मान रहा हूँ? मान लो अगर ऑप्शन ए को, चलो ऑप्शन ए की बात, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? 1 लीटर। मान लो अगर ऑप्शन ए में 1 लीटर दे रखा है तो 1 लीटर को अगर मैं सही मानता हूँ, ठीक है, तो देखो इसके कितने मोल आ जाएंगे? इसके मोलरता इंटू वॉल्यूम, इसके मोल कितने आ जाएंगे? इसके मोल आ जाएंगे 0.1 इंटू 1, ये आ जाएगा 0.1 मोल। 0.1 इंटू 1 ये आ जाएगा 0.1 मोल, राइट। इसके 1 मोल से इसके 1 मोल क्रिया करते हैं तो इसके 0.1 से इसके 0.1 क्रिया करेंगे, मतलब कि कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? ये शेष बचेगा 0, ये भी शेष बचेगा 0। अगर ये दोनों 0 0 शेष बचेंगे तो ये कितना बचेगा? 0.1 की क्रिया से ये कितना बनेगा? ये 0.1 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्बल अम्ल और इस दुर्बल क्षार और इस प्रबल अम्ल की कोई भी सांद्रता शेष नहीं, ये शेष नहीं। अगर ये शेष नहीं है और केवल लवण शेष बचेगा तो यहाँ पे लवण वाला फॉर्मूला लगेगा, ये लवण बन चुका है, यहाँ पे बफर का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या है? गलत है। चलो दूसरा ऑप्शन कहते हैं 2:1। इसका अनुपात है 2 लीटर और इसका ले रखा आपने 1 लीटर। चलो इसका 1 लीटर, तो मोलरता इंटू वॉल्यूम, मोलरता कितनी है? 0.1। 0.1 मोलरता इंटू वॉल्यूम, इनको गुणा कराया तो ये बन जाएगा 0.2 मोल। ये कितना बन जाएगा? 0.2 मोल। और इसके वॉल्यूम 1 लीटर की मैंने गुणा कर दिया, इसके 1 लीटर का गुणा मैंने कर दिया 0.1 के साथ। 1 लीटर का 0.1 के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1, तो 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल क्या करता है, तो इसके 0.1 मोल से इसके
0.1 क्रिया करेंगे, मतलब कि अगर 0.2 में से 0.1 क्रिया करेंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा ये 0.1 मोल। 0.1 में से 0.1 चले गए तो ये बचेगा 0 मोल, और ये 0.1 मोल से कितना बनाएगा? ये भी 0.1 बनाएगा। मतलब कि आपके मिश्रण के अंदर दुर्बल क्षार 0.1 मोल बचा हुआ है और लवण भी 0.1 मोल बचा हुआ है, दोनों 0.1 बचे हुए, मतलब कि क्या हो जाएगा? बफर विलयन हो जाएगा। ये हो जाएगा बफर का विलयन, बफर विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बफर विलयन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। क्लियर? 100%। चलो, अगर मैं सी की बात करूं तो ये भी बफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 के अनुपात में और ये 2 के अनुपात में, ये ज्यादा है, दुर्बल क्षार ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर बी। तो इस तरह से हमको करना है। चलो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक बफर की तरह कार्य करने के लिए 1 लीटर जल में निम्न में से किसको मिलाया जा सकता है? एक बफर की तरह कार्य करने के लिए 1 लीटर जल में निम्न में से किसको मिलाया जा सकता है? दुर्बल अम्ल का 1 मोल और प्रबल अम्ल का 1 मोल? नहीं भैया, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल मिलेंगे, इससे बफर नहीं बनता। दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल से बफर नहीं बनता। दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्म से क्या बनता है? क्या बनता है? बफर बनता है। ये दोनों तो आपस में क्रिया करेंगे नहीं, इसका संयुग्मी बन ही नहीं पाएगा। भाई संयुग्मी इसका कब बनेगा? जब ये H+ का दान करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये H+ का दान करेगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद अम्ल है, तो ये H+ का दान करेगा, ये H+ का दान नहीं करेगा। तो ये दुर्बल अम्ल अपने संयुग्मी क्षार का निर्माण कर ही नहीं पाएगा, तो ये बफर नहीं हो सकता। तो इसकी बात करते हैं बी की, NH4OH प्लस NaOH। अब ये देखो, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी OH माइनस आयन देने की कोशिश करेगा, ये भी OH माइनस आयन देने की कोशिश करेगा। खैर ये प्रबल क्षार है, इसलिए तुलनात्मक रूप से वो OH माइनस आयन देगा और ये OH माइनस आयन का त्याग नहीं करेगा। तो भैया ये दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित ही नहीं करेगा। जब ये दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि भैया ये क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, इस दुर्बल क्षार इसकी क्षारिता को क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा। तो दुर्बल क्षार क्षार के साथ मिलकर के कभी भी यहाँ पर बफर का निर्माण नहीं करता। ये दोनों आपस में क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, इसका संयुग्म बन ही नहीं पाएगा। NH4Cl 1 मोल और HCl, इन दोनों भैया इन दोनों की भी क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो ये क्या देगा? ये मान लो ये NH4 प्लस देगा, देगा, और ये क्या देगा? ये देगा Cl माइनस। तो मतलब बफर बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई बफर नहीं बनेगा। इसकी बात करते हैं, CH3COOH प्लस, दूसरा क्या रखा है? NaOH। अच्छा ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, इसका H प्लस इसके OH माइनस से मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3COONA प्लस वाटर। यहाँ हो जाएगा दुर्बल अम्ल, यहाँ हो जाएगा प्रबल क्षार, यहाँ हो जाएगा लवण। अब देखो, अब सीधी सी बात है, इसका 1 मोल और इसका 0.5 मोल। तो इसका मैंने क्या ले लिया? 1 मोल, इसका मैंने ले लिया 0.5 मोल। क्लियर? इसके 0.5 से ये 0.5 क्रिया करेगा, इसके 0.5 से ये 0.5 क्रिया करेगा, तो 1 में से 0.5 चलेगा तो कितना बचेगा? 0.5 मोल बचेगा। ये कितना बचेगा? 0 मोल। 0.5 से बनेगा कितना? ये भी 0.5 बनेगा। ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे, दोनों है यहाँ पर। इसका मतलब दुर्बल अम्ल भी है और उसके प्रबल क्षार के साथ बना लवण भी है। इससे आपका संयुग्म मिलेगा और इससे आपका दुर्बल अम्ल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बफर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बफर बनाएंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हाँ ये देखिए, 0.1 MCH3COOH 0.1 MCH3COONA का एक विलयन है। कौन इस विलयन का पीएच सार्थक रूप से बदलेगा? अब देखो मिश्रण के अंदर कौन कौन है, देखो एक मिश्रण है, उस मिश्रण के अंदर CH3COOH का 0.1 कैपिटल M है और उसी मिश्रण में CH3COONA का लवण का 0.1 कैपिटल M है। दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार से बना हुआ जो लवण है, मतलब दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी, देखो ये संयुग्मी, दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? बफर बन रहा है। ये क्या है यहाँ पर? बफर। अब आपको ये बात पता है कि बफर विलयन एक ऐसा विलयन है जिसकी पीएच आप देख सकते हो कांस्टेंट रहती है। अम्ल क्षार इनको मिलाने पर इनकी पीएच क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। जल को मिलाने पर, डाइल्यूट करने पर इनकी पीएच क्या रहती है? कांस्टेंट। जल की अल्प मात्रा मिलाने पर इसकी पीएच सार्थक रूप से परिवर्तित नहीं होती। सार्थक रूप से परिवर्तित होने का मतलब अच्छी खासी चेंज होना, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होती, बहुत माइनर, बिल्कुल नहीं के बराबर चेंज होती है। HCl की अल्प मात्रा मिलाने पर, HCl की अल्प मात्रा मिलाने पर भी चेंज नहीं होती। NaOH की अल्प मात्रा मिलाने पर पीएच बफर का चेंज नहीं होता, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत माइनर हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। इनमें से कोई भी पीएच को सार्थक रूप से बदलता नहीं। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? चलिए पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो,
इस वाले क्वेश्चन को पहले तो रीडिंग करो, इसकी 2-3 बार रीडिंग करो। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने किस तरीके से करना है। आंसर भी दे रखा है 0.02 कैपिटल एम। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अम्ल है एच है, एच है कोई अम्ल है, हाइपोथेटिकल अम्ल है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया एच है प्लस इस अम्ल को किसके साथ मिलाया, देखो इस अम्ल को लिया है हमने किसके साथ, हाँ एक लवण के साथ, देखो Na का विलयन, Na का विलयन। आपको पता है कि अगर ये अम्ल है और अम्ल भी कौन सा, दुर्बल, ये अम्ल है लेकिन कौन सा, दुर्बल, कैसे पता चला, देखो इसके 10 की घात -5, के का मान इसका बहुत कम है, 10 की घात -5, इसके के का मान है बहुत कम, 10 की घात -5, इसीलिए ये अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल है। क्या है ये, दुर्बल अम्ल। तो ये हो गया दुर्बल अम्ल, और उस दुर्बल अम्ल का ये है संयुग्मिक क्षार। क्या है ये, संयुग्मिक क्षार। ये दुर्बल अम्ल और उसका आ गया ये संयुग्मिक क्षार। तो दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मिक क्षार के मतलब मिलने से बना हुआ विलयन क्या कहलाता है, बफर। बफर बनेगा ये। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे इसकी मात्रा दे रखी है 0.2 कैपिटल एम, 50 मिलीलीटर, बहुत बढ़िया 50 मिलीलीटर, और इसके दे रखे हैं 50 मिलीलीटर, बहुत बढ़िया, इसके 50 मिलीलीटर दे रखे हैं, लेकिन इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए वो हमें नहीं पता। इसकी सांद्रता हमें पता है लेकिन इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इन दोनों को मिश्रित करके हमने pH बराबर 4, इन दोनों को मिश्रित करके हमने pH बराबर 4 का एक विलयन तैयार किया, बफर विलयन तैयार किया। तो बस हमें ये बताना है कि इन दोनों को मिला करके इनकी ये मात्रा दे रखी है, तो pH बराबर 4 वाला विलयन, बफर विलयन कैसे बनाओगे। चलो, तो वैसे देखा जाए तो ये दुर्बल अम्ल है, ये उसका संयुग्मिक क्षार है, दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मिक क्षार से बनने वाले बफर का फॉर्मूला होता है pH बराबर pKa प्लस लॉग लवण, ये लवण, इसकी सांद्रता डिवाइडेड बाय HA अम्ल की सांद्रता। तो मैं एक काम करता हूं, एक एक करके लिखता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं लवण, लवण कौन है, Na, तो Na की सांद्रता, और अम्ल, अम्ल मतलब कि HA की सांद्रता, ठीक है। अब तो pH का मान कितना दे रखा है, pH बराबर 4 दे रखा है, बहुत बढ़िया 4 दे रखा है। pK कितना दे रखा है, अच्छा, Ka का मान दिया ना, देखो pKa बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग Ka, ठीक है। Ka का मान कितना, 10 की घात -5 माइनस ऑफ लॉग 10 की घात -5। इसको सॉल्व करूंगा, -5 को आप कहां ले आओगे, आगे, तो ये हो जाएगा +5, तो pKa बराबर हो जाएगा +5, pK बराबर हो जाएगा +5 प्लस लॉग Na। इसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है बच्चा। देखो क्या लिखा, इसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है, डिवाइडेड बाय दुर्बल अम्ल, इसकी सांद्रता, चलो इसकी सांद्रता कितनी, इसकी सांद्रता कितनी, देखो 0.2 एम और 50 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपके पास अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, दुर्बल अम्ल की जो सांद्रता है ना, वो दुर्बल अम्ल की सांद्रता अब 0.2 कैपिटल एम नहीं है, लिखा 0.2 कैपिटल एम है, जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, सांद्रता 0.2 एम दे रखी है किसमें, 50 मिलीलीटर में, सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन, सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आयतन बदल जाएगा तो सांद्रता स्थिर थोड़ी ना रहेगी, सांद्रता तो बदल जाएगी भाई। मोलर बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन। अब मैं बोल रहा हूं कि आपके आयतन चेंज हो गए, आयतन अब 50 नहीं रहा, अब दोनों को मिलाने के बाद में आयतन 50 और 50 100 हो चुका है, 100 हो चुका है, मतलब कि अब जो सांद्रता है वो कुछ और आएगी, 100 नहीं आएगी। चलो, तो अब सांद्रता कितनी आएगी, आ जाओ, अब सांद्रता आ जाएगी मोल बटा आयतन, बहुत अच्छी बात है। मोल कितने बताओ, बताओ HA के कितने मोल है, मोल कैसे निकालोगे, मोलरता इंटू आयतन, तो मोलरता इंटू आयतन से क्या निकालोगे, मोल, तो मोलरता इंटू आयतन कितना आएगा, 10 मिलीमोल। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 10 मिलीमोल लिखोगे पक्का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10 मिलीमोल। अच्छा, 10 मिलीमोल लिखने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा आयतन कितना, आयतन है आपका 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर। अच्छा, एक काम यहाँ पे और कर सकते हो, वैसे तो आपने दोनों को मिलाया है, मिलाने के बाद का आयतन पूछने की जगह, अच्छा ओके, मिलाने के बाद का नहीं, आयतन तो आपका वही, सांद्रता वही, सांद्रता में हमको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मिलाने से पहले ही है ना भैया, सांद्रता तो मिलाने से पहले ही, तो मिलाने से पहले सांद्रता कितनी, मिलाने के पहले ही हमको सांद्रता दे रखी है, तो हम फालतू मिलाने के बाद सांद्रता क्यों काउंट करें। तो मिलाने के पहले सांद्रता कितनी, 0.2 एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 एम, ठीक है, और 0.2 एम इंटू कितना 50 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 50 और 50 कितना, तो ये कितना आ गया देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 10/100
ये आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा भैया 0.1 आ जाएगा ये। चलो 0.1 में यहाँ पे रख के देखता हूँ, यहाँ पे ये जाएगा कितना आएगा देखो, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 5 में से 4 चले जाएंगे, इसको अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा लॉग पॉइंट, ये 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.1। 0.1 को मैंने ऊपर ले लिया और NaA को मैंने नीचे ले लिया। चलो NaA को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे, NaA को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसको मैंने नीचे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे बन रहा है लॉग 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय NaA बराबर 5 में से 4 गया तो 1। बहुत बढ़िया। अब यार हमें उल्टा सोचना, उल्टा मतलब कि किसका लॉग लेंगे, यहाँ पे किसका लॉग लिया जाए एक आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से 10 की घात लॉग 10 की घात 1 लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए तो इसका लॉग 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 10 की घात 1 रखूंगा तो इसका आंसर 1 आएगा, मतलब कि ये 10 की घात 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब कि 0.1 डिवाइडेड बाय NaA ये आ जाएगा। क्लियर। चल अब यहाँ पे हम एक पॉइंट कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको रखना होगा, 0.2 डिवाइड इंटू 50 ये हो गया, ठीक है 0.2 बटा 50, यहाँ पे मैं लिखा है 10। सो अच्छा देखो यहाँ पे 0.2 इंटू 50 ये कितना आ गया 10 आ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया देखो, यहाँ पे बन गया NaA की सांद्रता ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय कितना ये 10, तो ये 10 यहाँ से आ जाएगा 0.01, कितनी आ जाएगी सांद्रता 0.01। अच्छा लेकिन हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है 0.02। अगर मान लो मैं यहाँ पे 0.2 लेता हूँ, 0.2 लेने के बाद 50 का मल्टीप्लाई ना करके सीधा मैं 0.2 लेता हूँ तो क्या होगा देखो, अगर मैं सीधा 0.2 लेता हूँ तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बनती है, हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने मिसिंग किया। तो देखो ये आ जाएगा आपका 0.2 डिवाइडेड बाय सॉल्ट, ये आ जाएगा सॉल्ट की सांद्रता आ जाएगी कितनी, ये लिखा ना, तो ये आ जाएगा इसको मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, किसका लॉग लेने पर आंसर ये आएगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाय सॉल्ट, किसका लॉग लेने पर आंसर ये आएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10, यहाँ आ जाएगा सॉल्ट। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर मैं आपको इसका फाइनल आंसर बताता हूँ। हाँ ये आ गया आंसर हमारा। देखो हमने क्या गड़बड़ की है, हमने गड़बड़ यहाँ पर की है, तो ये सांद्रता वही रहेगी, सांद्रता हमको वही लेनी 0.2, क्यों, क्योंकि अम्ल की सांद्रता हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 0.2 दे रखी है, तो हमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि अम्ल की सांद्रता जो दे रखी है वही रखेंगे, चेंज क्यों करेंगे। अम्ल की सांद्रता पहले जो दे रखी है वही रखनी पड़ेगी, मिलाने के बाद वाली नहीं, मिला हुआ है पहले से, जब मिश्रण बना हुआ है तब सांद्रता दे रखी है। तो ऐसा नहीं है कि भैया पहले इसको लिया फिर इसको लिया फिर दोनों को मिला, अगर बाद में दोनों को मिलाया होता तो फिर सांद्रता बदल जाती, लेकिन अभी क्या बोल रहा है जब दोनों मिक्स है तब ये सांद्रताएं हैं भैया। तो ठीक है, तो भैया यहाँ पे 0.2 रख दिया, अम्ल की सांद्रता हमने कितनी रख दी, सिंपल 0.2 रख दिया, दुर्बल अम्ल की सांद्रता। इस पूरे को सॉल्व करो तो हम यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं बस, तो कुछ नहीं करना है, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी हटा दो यहाँ से, ये भी हटा दो 0.2, बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया देखो, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा ये log 0.2 डिवाइडेड बाय NaA, 5 में से 4 आ गया तो कितना आ जाएगा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 1 बराबर 0.2 डिवाइडेड बाय NaA। NaA की सांद्रता क्या हो जाएगी, NaA लवण की सांद्रता हो जाएगी 0.02 कैपिटल M। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, मिश्रण बन चुका है बफर विलयन, उसके बाद में ये सांद्रता है। हाँ अगर क्वेश्चन में ये बोला होता हमको कि भैया मैंने 0.2 m 50 मिलीलीटर का अम्ल ले रखा है और एक अनिश्चित सांद्रता का 50 मिलीलीटर का लवण ले रखा है, दोनों को मिलाया तब, तो बेसिकली पहले से बफर बना हुआ है उसमें इसकी सांद्रता हमको दे रखी, बफर बन चुका है उसके बाद की सांद्रता है, तो फिर हमको 0.2 रखनी, ठीक है सही। तो ये आंसर आ जाएगा 0.02। तो हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती यहाँ पे करते हैं, इसकी सांद्रता जो है वही की वही रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, तो इसको हटा दो, ये अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर। क्लियर। चलो अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए ए वाला, निम्न विलयनों के पीएच की गणना करिए। देखो एक तो देखा है एसिटिक अम्ल और उसका लवण, तो एसिटिक अम्ल है दुर्बल अम्ल और उसका लवण, तो दुर्बल अम्ल और उसके लवण का जो बफर बनता है वो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग लवण इसकी सांद्रता अम्ल इसकी सांद्रता। चलिए बहुत बढ़िया, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो pKa कितना होगा, तो pKa बराबर माइनस ऑफ लॉग Ka, K कितना है, K है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसको मैं सॉल्व करूं तो pK का मान हो जाएगा 10 की माइनस 5, 5 को मैं आगे 5 माइनस लॉग 1.8 ये हो जाएगा। लॉग 1.8 की बात करो, देखो लॉग 1 का आंसर 0 होता है, आपको ये बात मैंने बताई रखी है, और लॉग
2 का आंसर 0.30 होता है और log 1.5 का आंसर 0.15 होता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे जाऊं, ये बीच में आ रहा है, अब मैं थोड़ा और आगे जाऊं 1.5 में हमको कितना चाहिए, log 1.8। अब मैं अगर log 1.8 पे जाऊं तो ये लगभग आपका आंसर आना चाहिए 0.22 के सराउंड, 2 के सराउंडिंग आना चाहिए। इनके बीच में log 1.5 और 2 के बीच में आ रहा है 1.8, 1.15, 0.30, तो 0.24 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है। बीच वाला आंसर देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा पी के बराबर 5 माइनस 0.24, यहां से कितना बचेगा 4.76, बहुत बढ़िया आंसर आ जाएगा 4.76। पीके का आंसर आ जाएगा 4.76, पीके हम रखेंगे 4.76 प्लस log लवण, लवण की सांद्रता कितनी है, लवण की सांद्रता कितनी है ये बताओ, लवण की सांद्रता, लवण के मोल, मोल कितने हैं ग्राम में मात्रा बटा इसका अनुभार, इसका अनुभार आपका आ जाएगा 82, ये आ गया मोल, मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन, आयतन कितना 100 मिलीलीटर, मोल बटा आयतन 100 मिलीलीटर, ये हो जाएगा, ये आ जाएगी सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है मोल बटा मिलीलीटर में आयतन इंटू 1000। सांद्रता मोलरता, मोलरता कैसे निकालते हो, मोल बटा आयतन, मोल कितना आ गया ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अनुभार, 82, इसका 82 आएगा, काउंट करके देख लेना। और ये आयतन है मिलीलीटर में 100 और मिलीलीटर है तो 1000 का मल्टीप्लाई। चलो इसका कितना, ये अम्ल, अम्ल, अम्ल की सांद्रता कितनी है, अम्ल के ग्राम बटा अम्ल का ग्राम अनुपात 20 N2, ये आ गए अम्ल के मोल और अम्ल के मोल में हमको भाग लगाना है इसके आयतन का, सो ये आ जाएगा 1000। फिर यहां से हम, ये भी आ जाएगा आपका 1/20, ये से गया 1/20 और ये भी आ जाएगा 1/20। देखो यहां से क्या बन गया, यहां से बन जाएगा पीएच बराबर 4.76 प्लस log 1/20 और नीचे भी आएगा 1/20, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पीएच बराबर 4.76, आंसर हो जाएगा 4.76। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए वाला पार्ट, ठीक है, ये बफर वाला ए का पार्ट हो जाएगा। अच्छा बी का पार्ट कैसे करना, ये देखो, ये दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार का उसके प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, इसके लिए आपको के भी दे रखा है। ये दुर्बल क्षार कैसे पता चला, क्योंकि उसका के भी बहुत कम है। देखो बी का सॉल्यूशन कैसे होगा, बी है दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, तो उसके पीओएच बराबर पी के बी प्लस log लवण डिवाइडेड बाय क्षार, यही फॉर्मूला लिखोगे। चलो हमें क्या चाहिए, पी के बी, यहाँ से पी के बी, देखो यहाँ से पी के बी कैसे आएगा, तो के बी बराबर है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो पी के बी बराबर माइनस ऑफ लॉग के बी, माइनस ऑफ लॉग के बी कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, इसको सॉल्व करोगे तो 4.76 पी के बी, ये आ गया पी के बी 4.76। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4.76 POH प्लस log लवण की सांद्रता, लवण कितना है, लवण है आपका 0.1 m, ये आ जाएगा 0.1 m डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 0.1 m, तो ये भी आ जाएगा 0.1, यहाँ से POH बन जाएगा log आएगा, log 0.1 डिवाइडेड 0.1, तो POH बराबर आ जाएगा 4.76, ये से ये कैंसिल, log 1 बराबर कितना आता है 0, POH का आंसर आएगा 4.76। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपने यहाँ पे इसका कितना ले रखा है 0.1 मोल 5 मिलीलीटर। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मोलरता इंटू मिलीलीटर करोगे ना तो इसके बी प्लस के क्या मिल जाएंगे, बेस के क्या मिल जाएंगे, आपको मोल मिल जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो 0.1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5 कितना आएगा 0.5, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और वैसे वही लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बताता हूँ। तो क्षार की सांद्रता कितनी है, क्षार कितना है, क्षार आपका है कितना 0.1 इंटू 5, 0.5 मिलीमोल, 0.5 मिलीमोल बटा कितने आयतन 5 मिलीलीटर प्लस 25, तो क्षार की सांद्रता कितनी आएगी, तो क्षार की सांद्रता आएगी 0.1 इंटू 5, 5 मिलीमोल बटा कितना आयतन, टोटल आयतन कितना है 5 प्लस 25, टोटल आयतन कितना हो गया 30, ये आ जाएगा 0.5 बटा 30। अच्छा लवण की सांद्रता, लवण की सांद्रता कितनी आएगी, देखो लवण कितना है 0.1 m, लेकिन 0.1 इंटू 25 करोगे तो ये आ जाएंगे इसके मोल, ये मिलीमोल आ गए, डिवाइडेड बाय कुल आयतन 5 25 30, यहां से आ जाएगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाय 30। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, देखो ऐसा हमने इसलिए किया, एक्चुअली इन दोनों को मिलाने के बाद आयतन 5 प्लस 25 30 हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद आयतन बदल जाएगा। अगर दोनों को मिलाने के बाद आयतन बदल गया 30 हो गया, 25 की जगह 30 हो गया, 5 की जगह 30 हो गया, आयतन बदल गया तो सांद्रता बदल जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भैया आपको आयतन पहले से दे रखा है भैया, दोनों 100 मिलीलीटर में उपस्थित है, और यहाँ पे दे रखा है इन दोनों को मिलाओगे तब आयतन 5 और 25 नहीं रहेगा 30 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आयतन हो गया 30, इसलिए सांद्रता बदल जाएंगे। तो अब देखो सांद्रता कितनी आ रही है, log 0.5 डिवाइडेड बाय 30, अच्छा लवण का ये हमको करना पड़ेगा, लवण का 2.5 डिवाइडेड बाय 30 और यहाँ आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 30, 30 से 30 गया लवण का ये, हाँ तो ये 0.5 से ये गया, कितना आ रहा है log 5 आ रहा है, राइट। अब देखो ये क्या बन गया, POH बराबर log 5 की वैल्यू कितनी होती है मैं बताता हूँ, log 3 की वैल्यू है 0.48, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 की वैल्यू 0.70, log 5 की वैल्यू है 0.70, ये आ जाएगा 5.46, POH आ जाएगा 5.46, log 5 की वैल्यू है 0.70, ये आ जाएगा 5.46, POH आ जाएगा 5.46, यहाँ से मैं पीएच क्या लिखूंगा, पीएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5.76, ये हो जाएगा 8.24, ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा पीएच का 8.24, ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से भैया आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये बफर के कुछ क्वेश्चंस थे। आ जाओ अब हम आते हैं किस पर, क्विज पर आते हैं। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो। निम्न में से बफर है, कल के ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कल हमने बफर नहीं किया था, तो मैं आज आपको वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब बताओ बफर कौन सा है इनमें से, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अम्लीय बफर के लिए अम्ल तथा उसके संयुग्मिक क्षार की सांद्रता बराबर हो तो पीएच किसके बराबर है। चलिए पहले क्वेश्चन बताते हैं, निम्न में से बफर कौन है। ये भी बफर है, दुर्बल अम्ल उसका संयुग्मी, ये भी बफर है। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, अब ध्यान रखना, देखो 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 अब यहाँ ध्यान रखना, ये दुर्बल अम्ल है और उसका संयुग्मी है, बहुत अच्छी बात है। ये आप देखो ये संयुग्मी है, संयुग्मी है बिल्कुल किसका, NH4OH का। ये NH4OH का संयुग्मी या अमोनिया का संयुग्मी NH4OH, या अमोनिया का संयुग्मी है। तो अमोनिया NH4 का OH का संयुग्मी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी NH4OH लिखा हुआ नहीं है। ये आपका बफर नहीं होगा, ये बफर नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बहुत नहीं, ये तो नहीं बफर, आंसर आ जाएगा ए। तो पहला वाला बफर हो जाएगा, क्योंकि ये हम दुर्बल क्षार नहीं, दुर्बल क्षार उसके संयुग्मी मिल करके बफर बनाते हैं, लेकिन ये दुर्बल क्षार नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसको आप सही कर लेना। दूसरा क्या है, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर वाले का फॉर्मूला तो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सोल्ट, लवण की सांद्रता, अम्ल की सांद्रता। तो अगर अम्ल और उसके संयुग्मिक क्षार दोनों की सांद्रता बराबर हो, ये दोनों अगर बराबर बराबर कर जाएंगे, log 1 का मान आ जाएगा 0, तो pH बराबर हो जाएगा pKa, pH बराबर हो जाएगा pKa, आंसर आ जाएगा pKa। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा, बफर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास हमारी होगी बिल्कुल लास्ट क्लास, जिसमें हम ये रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ हम पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे।